चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IS33 अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड देख रहे थे आप लोग, और IS33 अर्निंग पर शेयर के स्टैंडर्ड में बेसिक अर्निंग पर शेयर के एरिया पे थे हम लोग। सर बेसिक अर्निंग पर शेयर के नंबर में हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि पूरे साल में, पूरे रिपोर्टिंग पीरियड में एक कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर होल्डर अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट, अपने पर शेयर के अगेंस्ट क्या अर्न करता है, क्या कंपनी उसको कमा के या नुकसान में हिस्सा दे रही होती है। दिस नंबर इज कॉल्ड बेसिक EPS या बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब हमने यहाँ पे एक प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट देखा कि हम अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर को डायरेक्टली नहीं उठा लेते, बल्कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जितना हिस्सा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है वो हम अलोकेट करते हैं, वो हम कंसिडर करते हैं। क्योंकि एट टाइम्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सारा का सारा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के हिस्से में नहीं, कुछ हिस्सा हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी लेके चले जाते हैं। तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हिस्सा बाहर करते हैं, और फिर जो प्रॉफिट का हिस्सा रह गया फॉर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स उसको हम कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बेसिक EPS। फिर ड्यूरिंग द ईयर जरूरी नहीं है कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स एक जैसे ही रहे हो। एट टाइम्स कंपनी शेयर्स नए इशू कर रही होती है, एट टाइम्स कंपनी शेयर्स रिपर्चेज कर रही होती है, एट टाइम्स कंपनी बोनस इशुएंस के इवेंट में जा रही होती है, शेयर स्प्लिट कर रही होती है, शेयर कंसोलिडेशन कर रही होती है। और भी बातें तुम आज की और आने वाले क्लासेस में कवर करोगे कि हो सकता है कंपनी ने राइट शेयर्स इशू करे हो, या और भी इस तरह की चीजें। अब इस लिहाज से इस केस में हमें करना क्या पड़ता है कि हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। हम देखते हैं कि हमारे पूरे साल में, हमारे पूरे रिपोर्टिंग पीरियड में, पूरे साल में ऑन एन एवरेज कितना वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग रहा है। ऐसा ही है। इसको हमने कैसे मैनेज किया था? अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई शेयर्स इश्यू की हो, या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई शेयर्स बायबैक किए हो, तो हम उनका टाइम प्रोपोर्शनेट वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के जो शेयर कैपिटल में इंक्रीज है, शेयर कैपिटल में डिक्रीज आएगा, इसके बैक पे दो रीजंस होंगे। या तो नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज है, डिक्रीज आ रहा होगा विदाउट एनी चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी के शेयर्स में इंक्रीज है, डिक्रीज आ रहा होगा विद कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। जब विदाउट चेंज इन कॉरेस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी की बात है, तो हमने इस इंक्रीज या डिक्रीज के इवेंट के बाद को नहीं, बल्कि पहले की इवेंट्स को भी कंसिडर करना है, ताकि हमारा EPS एक बैलेंसिंग, एक कंपैरेबल EPS कैलकुलेट हो सके। भाई अगर लेट से कि किसी वजह से कंपनी के शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल बोनस इशू, लेकिन कंपनी की रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया, तो हमने बोनस इशू के बाद इसका इंपैक्ट नहीं लेना, सिर्फ हमने बोनस इशू के बाद तो इंपैक्ट लेना ही है। बोनस इशू से पहले भी जो हमारे पास स्ट्रीम्स अवेलेबल थी उनमें भी बोनस के इंपैक्ट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। याद है सारी बातें हमें। ये हम पर्पस, ये हम ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे करते थे? सर हमें कैलकुलेट करते थे बोनस फैक्टर। वो बोनस फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता था? नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर बोनस इशू। ये हमारे पास एक फैक्टर कैलकुलेट हो जाता था। और इस इवेंट से पहले की जितनी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की स्ट्रीम्स होती थी उसे मैं बोनस फैक्टर से एडजस्ट कर रहा था। याद नहीं बात हमें? अब बोनस इशू हो, शेयर कंसोलिडेशन हो या शेयर स्प्लिट हो, इन तीनों ही केसेस में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। कुछ मुझे याद पड़ता है, 2-3 सवाल मैंने लास्ट क्लास में से होमवर्क आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे। आई होप कि आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी और कर भी लिया होगा। बहुत आसान से सवाल था, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं इनको सॉल्व करवा देता हूं। अगर हम IS33 अर्निंग पर शेयर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले हैंडआउट पर आए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये 3 सवाल थे। सॉल्व कर लेते हैं इनको। कहता है पैसिफिक लिमिटेड हैज 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 1 जनवरी 2004 इट हैज 4 मिलियन शेयर्स इशू। 1 जनवरी 2004 पे कंपनी के 4 मिलियन शेयर्स थे। देयर वर नो शेयर इशुएंस और अदर चेंजेस इन द ईयर 2004। 2004 में कंपनी ने कोई नया शेयर कैपिटल इशू या बायबैक नहीं किया। ऑन 1 जुलाई 2005 अगले साल के मिड में, हैंड आउट है तुम्हारे पास, हमने इससे पहले की क्लासेस ली है, हमारी पहली क्लास है आज।
एक रिकॉर्डिंग पॉज करके हैंडआउट दे दो सबको पहले। राइट, ये सारा कुछ होता ही लिस्टेड कंपनीज के केस में है। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हैं अगर वो कैश डिविडेंड है। अगर वो बोनस डिविडेंड होगा तो आपके सीडीएस अकाउंट में आपके शेयर्स रखे और रही। इसके बाद इन्होंने पॉइंट नंबर 3 में ऑन 1 जुलाई 2005 इट मेड अ 5-for-2 शेयर स्प्लिट। कंपनी ने शेयर स्प्लिट किया है, कंपनी ने शेयर स्प्लिट किया यानी कि हर दो शेयर होल्डर को 5 शेयर होल्डर बना दिया। यानी अगर मेरे पास इस कंपनी के 2 शेयर्स थे ना तो अब मेरे नंबर ऑफ शेयर्स 2 से बढ़कर 5 हो गए होंगे। कहता है अर्निंग एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फॉर द ईयर 2004 आर 20 मिलियन। 2004 की ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की अर्निंग थी 20 मिलियन एंड अर्निंग एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फॉर द ईयर 2005 आर 24 मिलियन और 2005 की अर्निंग 24 मिलियन है। कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फॉर 2004। अब देखिए 2004 में जब 2004 के अकाउंट्स बने होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने होंगे तो उस वक्त क्या हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जब जिस अकाउंटेंट ने 2004 में अकाउंट्स बनाए होंगे उसको नहीं पता कि 2005 के बीच में आके शेयर स्प्लिट का इवेंट होना है। वो तो 2004 के डेटा को लेके बैठा हुआ था ना। तो 2004 में क्या हुआ होगा सर, हमारे पास अर्निंग एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कितना था 20 मिलियन और 2000 सेकंड बुलेट में कहता है कि 2004 के शुरू में 4 मिलियन शेयर्स थे और पूरे साल 4 मिलियन शेयर्स ही थे। तो 20 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 मिलियन हमारे पास 5 रुपए पर शेयर, 5 रुपए पर शेयर का बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हुआ होगा। दिस इज बेसिक ईपीएस और ये बेसिक ईपीएस का नंबर रिपोर्ट हुआ होगा 2004 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जब 2004 के अकाउंट्स बने होंगे उस वक्त 20 मिलियन की अर्निंग्स आई थी एट्रिब्यूटेबल शेयर होल्डर की और 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स थे तो 5 रुपए का ईपीएस कैलकुलेट हुआ होगा, रिपोर्ट हो गया। अब 2005 में हम आए, अब हम 2005 में आ गए। अब 2005 में क्या हो रहा है कि सर 2005 में शेयर स्प्लिट इवेंट हो रहा है तो हमें 2005 की ईपीएस को तो कैलकुलेट करना ही है, साथ में पिछले साल की ईपीएस को कंपैरेबल बनाने के लिए उसमें एक बोनस एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर पहले मैं कैलकुलेट करता हूं एडजस्टमेंट फैक्टर। सर एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, साथ साथ एक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग को बनाते हैं। देखिए जब 2005 स्टार्ट हुआ ना यानी कि 1 जनवरी 2005 कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 4 मिलियन और फिर 1 जुलाई X5 पे कंपनी ने शेयर स्प्लिट इवेंट किया है, हर 2 शेयर को 5 शेयर में कन्वर्ट कर दिया, हर 2 शेयर को 5 शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो नए शेयर्स कितने आए होंगे भाई। अगर लेट से कि मेरे पास 4 मिलियन शेयर्स हैं और मैं कह रहा हूं कि हर 2 लोगों के पास 5 शेयर्स हो जाए तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना 10 मिलियन, यानी कि अब 4 मिलियन शेयर्स हमारे 10 मिलियन शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा ही है ना। तो इस शेयर स्प्लिट की वजह से कंपनी की जिंदगी में नए शेयर्स कितने हो गए 6 मिलियन। भाई 4 मिलियन लोग मेरे शेयर लेके बैठे हुए थे, मैंने कहा हर 2 शेयर को 5 में कन्वर्ट कर दिया तो जब मैं 4 मिलियन शेयर्स को डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करूं तो यानी कि अब ये 4 मिलियन शेयर्स 10 मिलियन शेयर्स बन जाने चाहिए। तो हमारे एडिशनल शेयर्स एक तरीके से कितने हो रहे हैं 6 मिलियन और हमारा जो नंबर है वो 10 मिलियन पे आ रहा है। ये समझ आता है ना सबको। देखें आपके पास मेरे पास घर पे इस कंपनी के सिर्फ 2 शेयर्स रखे हुए हैं, सही है। कंपनी ने अनाउंसमेंट की कि भाई जिन जिन लोगों के पास कंपनी के 2 शेयर्स है ना अब वो 5 शेयर्स बन जाएंगे। शेयर्स को स्प्लिट कर दिया, शेयर्स को ब्रेक कर दिया तो अब मेरे पास अगर 2 शेयर्स थे तो घर बैठे बैठे मेरे 2 शेयर्स 5 शेयर्स बन गए। समझ आता है ये, यानी कि टोटल कंपनी के शेयर होल्डर्स जो कि 4 मिलियन थे तो ये 4 मिलियन 10 मिलियन हो गए होंगे। सर 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10 मिलियन शेयर, यानी कि 4 मिलियन शेयर जो 10 मिलियन में कन्वर्ट हुआ तो एडिशनल शेयर्स कितने आए 6। क्या ये समझ आ रहा है सबको? किसी को ना समझ आ रहा तो मुझे पूछिएगा।
अब देखें साल के शुरू में 4 मिलियन शेयर्स थे, 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक यानी कि 6 महीने तक 4 मिलियन शेयर्स ही रहे, तो इसका वेट कितना है 6/12। फिर 1 जुलाई पे 6 मिलियन शेयर्स मजीद होकर 10 मिलियन शेयर्स हो गए और साल के आखिर तक 10 मिलियन शेयर्स ही रहे, तो इसका वेट कितना है 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक यानी कि 6 महीने के बाद। मैं तो सिर्फ एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि ये जो कंपनी की जिंदगी में 6 मिलियन एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स आए, ये विदाउट एनी चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, कंपनी के रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट फैक्टर। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर चेंज ऑफ शेयर्स दैट इज 10 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर दिस इवेंट दैट इज 4 मिलियन। तो हमारे पास बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया 2, या शेयर स्प्लिट का फैक्टर कितना आ गया 2.5। अब मैंने करना क्या है कि जिस वक्त ये शेयर स्प्लिट की ट्रांजैक्शन हुई उससे पहले की जो शेयर स्ट्रीम है उसको इस एडजस्टमेंट फैक्टर से, तो मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। देखो ये कितना आ रहा है, और ये भी 5 मिलियन, तो हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 10 मिलियन। क्या ये समझ आ रहा है सबको? अब सर 2005 की बेसिक ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगी? सर 24 मिलियन की अर्निंग्स है डिवाइडेड बाय 10 मिलियन, तो हमारे पास 2005 का बेसिक ईपीएस आ जाएगा 2.4। लेकिन ये तो 2005 का ईपीएस हमने कैलकुलेट किया, अभी हमें 2004 का ईपीएस भी सही करना है। क्या ये समझ आ रहा है सबको? लग नहीं रहा मुझे कुछ लोगों के चेहरों से, आ रहा है समझ? कॉपी करें सर इसे, तो फिर मैं 2004 की ईपीएस देखता हूं। अच्छा अगर हमें सर ब्रेक से पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास 2000x4 2000x5 का डाटा अवेलेबल था। 2000x4 का जब डाटा 2000x4 तक अवेलेबल था तो आपके अकाउंटेंट ने 5 रुपए की बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करके रिपोर्ट कर दी होगी। जब 2000x5 में एंटर हुए तो 2000x5 में पता कि एक शेयर स्प्लिट का इवेंट हुआ है। शेयर स्प्लिट के इवेंट के लिए हमने पहले तो एक एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करा, फिर उस एडजस्टमेंट फैक्टर की बेसिस पे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करें और 2000x5 की ईपीएस कैलकुलेट की, दैट इज 2.4 पर शेयर। अब चूंकि 2005 में नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आया, इंक्रीज आया है, जिसकी वजह से कंपनी की कॉरेस्पॉन्डिंग या कंपनी के बैक पे रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया, तो अब जिस बंदे को 2005 के फाइनेंशियल्स मिल रहे होंगे उस 2005 के फाइनेंशियल्स में अगर उसे ईपीएस नजर आ रही है 2.4, अब पिछले साल की ईपीएस नजर आएगी 5, तो वो ये समझेगा कि कंपनी ने इस साल बुरा परफॉर्म किया, तो वही समझेगा कंपनी ने इस साल बुरा परफॉर्म किया। हालांकि फैक्ट्स क्या है कि पिछले साल कंपनी ने 20 मिलियन कमाया था, इस साल कंपनी कितना कमा रही है 24 मिलियन। क्यों? क्योंकि ये 2.4 और 5 आपस में कंपैरेबल नहीं है, तो इसको कंपैरेबल बनाने के लिए हमें पिछले साल की ईपीएस को सही करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। ये काम कैसे होगा सर? ये काम ऐसे होगा कि आप 2000x4 की ईपीएस को, 2004 का ईपीएस कितना है 5 रुपए, या तो इसे इस एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास एडजस्टेड ईपीएस आ जाएगी। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपके पास 2004 का जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट हुआ है ना, कितना 2 आ गया, सही है। आपके पास जो 2004 का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट हुआ है ना, कितना 4 मिलियन, इसे बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे ख्याल में आएगा 10 मिलियन शेयर्स, और दोबारा से ईपीएस कैलकुलेट करें तो वो आएगा 20 मिलियन डिवाइडेड बाय रिवाइज नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 10 मिलियन, तो हमारे पास ये
₹2 पर शेयर। तो पिछले साल की ईपीएस को सही करने का एक तरीका यह है कि पिछले साल की ईपीएस को तुम अपना बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर दो, या फिर पिछले साल की वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग को बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दोबारा से हमें ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या ये समझ आ रहा है हमें? कॉपी करें तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Atlantic Limited has a 31st December year end. On 1st January 2004, it has a 4 million shares in issue. There were no share issue or other change in 2004. On 1st July 2005, it made a 245 consolidation, share consolidation. अब की बार कंपनी ने शेयर स्प्लिट का अपोजिट काम किया है। पिछले सवाल में कंपनी ने हर 2 शेयर होल्डर को 5 शेयर होल्डर बना दिया था। अब कंपनी ने हर 5 शेयर के बदले 2 शेयर्स कर दिए, 5 शेयर को कंसोलिडेट करके 2 शेयर्स कर दिए। Earning attributable to ordinary shareholder for the year 2004 are 20 million. Earning attributable to ordinary shareholder for 2005 are 24 million. Calculate basic EPS for the year ended 31 December 2005 including comparative for 2004. अब यहाँ देखिए सर, इसे भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 15 में जब आपके अकाउंटेंट ने 2004 में ईपीएस कैलकुलेट किया होगा तो ऐसे ही कैलकुलेट किया होगा। 20 मिलियन की अर्निंग रखी होगी, 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स रखे होंगे और 5 रुपए की ईपीएस कैलकुलेट करके 2004 के अकाउंट्स में रिपोर्ट कर दिया होगा। 2005 में सर कंपनी ने जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग बनाई होगी तो कंपनी ने देखा कि हमारे पास 4 मिलियन शेयर्स थे। अब हम 4 मिलियन शेयर होल्डर को ये कह रहे हैं कि जिस बंदे के पास 5 शेयर्स है ना, अब वो 5 शेयर 2 में कन्वर्ट होने वाले, अब वो 5 शेयर 2 शेयर हो जाएंगे। तो यानी कि अगर मेरे पास 4 मिलियन शेयर्स थे और 5 शेयर्स को मैं 2 शेयर्स बना रहा हूं तो मैं इसे 5/2 कर दूं? नहीं सर, 2/5 कर दें तो हमारे रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1.6 मिलियन। ये समझ आता है सबको? यानी कि 4 मिलियन से 1.6 मिलियन शेयर्स पे आ रहे हो तो तुम्हारे शेयर्स कम कितने हो रहे हैं? 2.4 मिलियन से। और 2.4 मिलियन से कम होने की वजह से हमारे शेयर्स रह जाएंगे 16 लाख या 1.6 मिलियन। ये हमारा शेयर कंसोलिडेशन हो रहा है सर। तो हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग चेंज हो जाएगी। अब आपके पास 4 मिलियन साल के शुरू में थे, 6 महीने 4 मिलियन शेयर्स रहे तो इनका वेट कितना है? 6/12। 2.4 मिलियन शेयर्स कम होकर 16 लाख शेयर्स रह गए अगले 6 महीने तो इनका वेट कितना है? 6/12। लेकिन अगेन यहाँ भी हमें एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अब एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? सर नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर दिस शेयर कंसोलिडेशन इवेंट दैट इज 1.6 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर शेयर कंसोलिडेशन इवेंट दैट इज 4 मिलियन। वही फॉर्मूला, बस नंबर चेंज हो रहे हैं हमारे। तो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आएगा? 0.4। और शेयर कंसोलिडेशन से पहले की जो ट्रांजैक्शन है, जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, इसे मुझे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जरा मुझे करें 8 लाख और ये भी 8 लाख, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ गया 16 लाख। और जब मैं 2005 की ईपीएस कैलकुलेट करूंगा तो 2005 में 24 मिलियन की अर्निंग्स हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 16 लाख 1.6 मिलियन। तो बेसिक ईपीएस कितनी आएगी? 15। अब जब 2005 के अकाउंट्स आपके घर पे या शेयर होल्डर के घर पे आएंगे और वो कहेगा यार इस दफा कंपनी ने 15 रुपए कमा के दिए, पिछली बार कंपनी ने सिर्फ 5 रुपए कमा के दिए थे, तो हो सकता है वो ये कहे कि कंपनी ने तो 2 टाइम्स ज्यादा कमा के दिया है, 3 टाइम्स ज्यादा कमा के दिया है, जबकि ये एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है। अर्निंग तो हमारी सिर्फ 20 से 24 मिलियन हुई है ना, तो हमें पिछले साल की ईपीएस को भी सही करना पड़ेगा। कैसे? या तो पिछले साल की ईपीएस को इस एडजस्टमेंट फैक्टर से कर दें डिवाइड, तो हमारे पास पिछले साल की करंट ईपीएस 12 आ जाएगी, 12.5 आ जाएगा। या फिर जो पिछले साल आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग की थी, इस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर को भी मल्टीप्लाई कर दें इस एडजस्टमेंट फैक्टर से, 16 लाख, और 16 लाख की बेसिस पे पिछले साल का दोबारा से ईपीएस कैलकुलेट करोगे तो ये भी यही नंबर आएगा, दैट इज 12.5।
क्या ये समझ आ रहा है सबको? कॉपी कर लें जल्दी से कि जो शेयर कंसोलिडेशन या शेयर स्प्लिट में अब 2/5 या 5/2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये वाली बात थोड़ी इतनी अच्छी समझ नहीं आ रही है हमें। जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखा ना, इन दोनों में हमारे पास 4 मिलियन शेयर्स थे। इन दोनों में हमारे पास 4 मिलियन शेयर्स थे। अब कंपनी ने पहले वाले सवाल में स्प्लिट किया, इस वाले सवाल में कंसोलिडेट किया। कंपनी ने स्प्लिट में कहा कि हर 2-2 शेयर्स के बदले 5-5 शेयर्स मिलेंगे। हर 2-2 शेयर्स के बदले 5-5 शेयर्स हो जाएंगे। तो 4 मिलियन अगर मेरे पास शेयर्स हैं और हर 2-2 शेयर के बदले 5-5 शेयर्स होने हैं, तो मुझे ये देखना है कि हर 4 मिलियन शेयर में 2-2 के बंडल्स कितने हैं। 4 मिलियन शेयर्स हैं, हर 2 शेयर 5 में कन्वर्ट होने वाला है। यानी अगर मेरे पास 2 शेयर्स है तो मेरे 2 शेयर्स कितने हो जाएंगे? 5। तो मेरे पास 2 शेयर्स का बंडल कितना है? एक बंडल है, तो इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बंडल्स आ जाएंगे कि हर बंडल में इतने इतने 5 शेयर्स मिलेंगे। और हर बंडल में कितने शेयर्स हैं? 5 मिलने हैं। इस वाले केस में कंपनी ने क्या किया था कि हर 5 शेयर्स की जगह 2 शेयर्स हो जाएंगे, यानी 5-5 के बंडल्स बनेंगे और 5-5 का जो बंडल बनेगा वो 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे पास 5-5 के बंडल्स हैं कितने? 4 मिलियन डिवाइड बाय 5, इतने बंडल्स हैं और हर बंडल में अब 2-2 शेयर्स मिलने वाले हैं। क्या ये समझ आता है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी शेयर कंसोलिडेशन का आसान सा सवाल है। कहता है एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2005 एन एंटिटी हैड 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू। ऑन 30 अप्रैल 2005 it issued 3 million shares in consideration for acquisition of the majority holding in another company। अच्छा, ये वाला जुमला जब मैंने लास्ट क्लास में सवाल रीड किया था तो क्लास के बाद मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि जुमले का मतलब ही समझ नहीं आ रहा हमें। देखें, हम जब एक कंपनी में शेयर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी को कैश दे रहे हैं, कंपनी हमें शेयर देती है। कंपनी एंट्री क्या बनाती है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी में कोई एसेट दे दे, यानी उसने पैसा नहीं दिया, उसने एसी उठा के दे दिया, तो फिर कंपनी एंट्री क्या बनाएगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। यानी कि अगर एक शेयर होल्डर, एक इन्वेस्टर कंपनी को कैश की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कंपनी के पास कैश आ रहा है, कंपनी ने कैश डेबिट किया, कंपनी उसको शेयर्स दे रही है, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दी। अगर कोई इन्वेस्टर, अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को कोई फिक्स एसेट दे दे तो कंपनी के पास फिक्स एसेट आ रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, कंपनी उसे शेयर्स दे रही होगी, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब यहां क्या कह रहा है कि हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी को खरीदने के लिए हमारी कंपनी के शेयर्स इशू करे। तो जब मैंने किसी कंपनी को खरीदने के लिए शेयर्स इशू करे तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स आई। अगर मैं किसी और कंपनी का शेयर खरीदता हूं ना, इसे एज गुड एज इन्वेस्टमेंट्स, तो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट्स आई, इन्वेस्टमेंट डेबिट, और बदले में कंपनी ने शेयर्स इशू करे, शेयर कैपिटल क्रेडिट। जिस तरह तुम नॉर्मल शेयर कैपिटल इशू करते हो अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट नॉन कैश कंसिडरेशन, इसी तरह कंपनी ने यहाँ नए शेयर इशू करे अगेंस्ट सम नॉन मॉनेटरी आइटम, अगेंस्ट सम नॉन कैश आइटम, दैट इज योर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक नॉर्मल शेयर इशू किया जाता है। ये कोई शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, बोनस इशू नहीं है। फिर कहता है ऑन 31 अगस्त 2005 it went through a share reconstruction by consolidating the shares in issue on the basis of one new share for all 2 shares। अब कंपनी शेयर कंसोलिडेशन कर रही है 31 अगस्त पे। किस तरह से? हर 2 शेयर्स को एक में कन्वर्ट कर देगी, यानी जितने लोगों के पास 2-2 शेयर्स हैं, सबके 2-2 शेयर्स अब एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है। एक दफा रीड करो तब तक मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करना है। सर, साल के शुरू में 1 जनवरी X5 पे कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? 10 मिलियन। फिर 30 अप्रैल 2005 पे कंपनी ने 3 मिलियन शेयर्स मजीद इशू करे। तो 30 अप्रैल 2005 पे कंपनी ने नए शेयर्स इशू करे
3 मिलियन, तो कंपनी के शेयर्स कितने हो गए 13 मिलियन। फिर 31 अगस्त पे, 31 अगस्त X5 पे कंपनी ने शेयर कंसोलिडेशन किया और हर 2 शेयर को 1 शेयर कर दिया, तो मेरे 13 मिलियन शेयर्स आधे से कम हो गए होंगे 6.5। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स रह कितने गए होंगे 6.5। अब साल के शुरू में 10 मिलियन शेयर्स थे, कितने अरसे तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीनों तक, तो इनका वेट कितना है 4/12। फिर 3 मिलियन शेयर्स आने के बाद 13 मिलियन शेयर्स रहे, कितने अरसे तक सर, मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का 31 है ना, सॉरी, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने, तो इनका वेट कितना है 4/12। फिर शेयर कंसोलिडेशन के बाद 6.5 मिलियन शेयर्स रह गए, कितने अरसे तक सर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने। तो मैंने हर नंबर ऑफ शेयर का देख लिया कि उनका वेटेड एवरेज में वेट कितना है। 10 मिलियन शेयर 4 महीने रहे, 13 मिलियन शेयर्स 4 महीने रहे और 6.5 मिलियन शेयर्स 4 महीने रहे। अच्छा, शेयर कंसोलिडेशन की वजह से देखो, ये जो 10 मिलियन से 13 मिलियन शेयर्स हुए हैं ना, ये शेयर्स बढ़े हैं, लेकिन बदले में कंपनी की रिसोर्सेज भी बढ़ी हैं, कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स डेबिट हुई है। लेकिन ये जो शेयर कंसोलिडेशन में या शेयर स्प्लिट में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, उसके बैक पे कंपनी के रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। इस वजह से हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कंसोलिडेशन दैट इज 6.5 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर शेयर कंसोलिडेशन दैट इज 13 मिलियन, 0.5। अब मैंने करना क्या है कि कंसोलिडेशन से पहले की जितनी स्ट्रीम्स है ना, उससे इस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। तो हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, मुझे जरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। 4 मिलियन इंटू 4/12 इंटू 0.5, 13 मिलियन इंटू 4/12 इंटू 0.5, 2.16, और 6.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4/12, 5.998। तो ये हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट हो गया। कॉपी करें तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, रिकॉर्डिंग ऑन। अच्छा, यहां सुनिएगा एक आउट ऑफ द बॉक्स अलग से एक बात, जब कंपनी बोनस इशू करती है तो कंपनी एंट्री क्या बनाती है? जो कंपनी बोनस इशू कर रही है वो कंपनी एंट्री क्या बनाएगी? रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये समझ आता है सबको? क्या ये सबको एंट्री समझ आती है? कोई एक भी जिसको ना समझ आ रहा हो कि ये क्या हो रहा है? सर, रिटेन अर्निंग डेबिट क्यों? भाई कंपनी ने साल के आखिर में कुछ कमाया, अर्निंग्स की फॉर्म में, लेट्स से 100 रुपए कमाया, और कंपनी ने कहा कि हम आपको कैश नहीं दे रहे बल्कि 100 रुपए के नए शेयर्स दे देते हैं, तो रिटेन अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूट हुई इन द फॉर्म ऑफ न्यू शेयर्स। इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक बुकिश एंट्री है, इससे कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी की रिटेन अर्निंग्स यानी कि इक्विटी कम हो रही है, कंपनी का शेयर कैपिटल यानी कि कंपनी की इक्विटी बढ़ रही है। तो इसका कोई, ये बिल्कुल एक ही ऐसा ही है कि मैं एक गले से पैसे निकाल के दूसरे गले में रख रहा हूं। लेकिन अगर एक कंपनी शेयर स्प्लिट करती है या फिर एक कंपनी शेयर कंसोलिडेशन करती है, इस केस में कंपनी की एंट्री बना रही होगी। तो ये अगर एक कंपनी के मेरे पास हर शेयर होल्डर के, मतलब मैंने 5 शेयर होल्डर को शेयर्स दिए, मैं शेयर होल्डर को कह रहा हूं अब तुम्हारे 2 शेयर्स 5 में स्प्लिट हो जाएंगे, या मैं कह रहा हूं कि अब तुम्हारे 5 शेयर्स 2 में कंसोलिडेट हो जाएंगे, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? जबरदस्त सर, कोई एंट्री ही नहीं बनेगी। अब इन्होंने तुक्का मारा है या सोच के बोला ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों केसेस में कोई एंट्री नहीं बन रही होगी।
सिर्फ कंपनी की बुक्स में जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं ना वो चेंज हो जाएंगे। कंपनी अपने पास अकाउंट्स में कोई डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करेगी, जो कंपनी के रिसोर्सेज थे वही कंपनी के रिसोर्सेज हैं। सिर्फ कंपनी की बुक्स में जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे थे ना वो अब तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ इंक्रीज हो रहे होंगे या डिक्रीज हो रहे होंगे, कोई डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। क्या ये बात समझ आती है हमें? सर हो सकता है आपको समझ आ गई हो, लेकिन थोड़ा और हमें एग्जांपल से समझाएं। मैं हमेशा ये बातों बातों में कहता रहता हूँ कि कंपनी जब बोनस शेयर्स इशू करती है या कंपनी जब शेयर स्प्लिट करती है तो शेयर्स की वैल्यू डाइल्यूट हो जाती है। मैंने पिछली क्लास में भी और आज की क्लास में भी शायद जुमला बोला होगा कि जब बोनस शेयर इशू होता है या शेयर स्प्लिट होता है तो शेयर्स की वैल्यू डाइल्यूट हो जाती है। इस जुमले का क्या मतलब है? देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी एबीसी, इसके नेट एसेट्स की वैल्यू है लेट से 18 मिलियन। इसके नेट एसेट्स की वैल्यू लेट से 18 मिलियन और इसके नंबर ऑफ शेयर्स है लेट से 1 लाख। एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट पे जिसके एसेट माइनस लायबिलिटीज की वैल्यू है 18 मिलियन और नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 180। ये कैसे कैलकुलेट करा इन्होंने? 18 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख, 180 रुपए। सही है। अब कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए। लेट से कि कंपनी ने 50,000 बोनस शेयर्स इशू करे। लेट से कंपनी ने 50,000 बोनस शेयर्स इशू किए तो कंपनी की बोनस शेयर्स की एंट्री क्या बनेगी? रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। इसके बाद लेट से कि कंपनी ने इसके बाद बोनस इशू करा 50,000 शेयर्स का। अब पोजीशन क्या होगी? नेट एसेट्स कितने हो जाएंगे? बोनस इशू के बाद नेट एसेट्स कितने हो जाएंगे? सेम रहेंगे ना। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं एसेट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो नेट एसेट्स मेरा 18 मिलियन ही रहेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख। अब पर शेयर वैल्यू कितनी होगी? 120। क्या मेरी वैल्यू डाइल्यूट हो रही है? पहले मेरा एक शेयर 150 रुपए का था, लेकिन बोनस की वजह से एक शेयर कितने का हो गया? 120। क्या ये समझ आ रहा है हमें? अब मुझे ये बताएं, जिस इन्वेस्टर के पास कंपनी के शेयर्स होंगे, जिस इन्वेस्टर के पास कंपनी के शेयर्स होंगे, जब उसे बोनस शेयर्स मिलेंगे तो वो इन्वेस्टर अपने पास क्या एंट्री बनाएगा? अभी तक तो जो एंट्रीज मैंने तुम्हें यहां बताई ये तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से थी ना, जो कंपनी बोनस इशू कर रही थी, शेयर स्प्लिट या शेयर कंसोलिडेशन कर रही थी। लेकिन एक इन्वेस्टर जिसके पास इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्डेड होंगी, जब उसे बोनस शेयर मिलेगा तो वो क्या एंट्री बनाएगा? किसी ने एंट्री बताई तो ये अपने शेयर इन्वेस्टमेंट डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कोई और ट्रायल लेना चाहे या ये सही कह रहा है? सर जब हमें कैश डिविडेंड मिलता है तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट। अब तुम्हें डिविडेंड में बोनस शेयर्स मिल रहे हैं तो तुम एंट्री क्या बनाओगे? अगर मुझे बोनस डिविडेंड मिल रहा है मैं कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा। सर आप तो पूरे कॉन्सेप्ट की माबैन कर रहे हो। अगर मुझे बोनस डिविडेंड मिल रहा है मैं कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा। देखो कैसे? फॉर एग्जांपल कि कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे, इस 1 लाख में से मेरे पास 10,000 शेयर्स है। एमक्यू एक इन्वेस्टर है, इस इन्वेस्टर के पास कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं। तो जब मेरे पास 10,000 शेयर्स थे और कंपनी के शेयर कितने का था? 180 का, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 1.8 मिलियन या 1,80,000? 1.18 लाख रुपए। तो मैं अपनी तिजोरी में 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हुआ था। मैं अपनी तिजोरी में 18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हुआ था। जब कंपनी ने मुझे बोनस डिविडेंड दिया तो मेरे 10,000 शेयर्स कितने हो गए होंगे? सर कंपनी ने लाख के अगेंस्ट 50,000 का बोनस डिविडेंड दिया, यानी कि 50% का बोनस डिविडेंड दिया है ना, तो मेरे 10,000 शेयर्स अब कितने हो गए होंगे?
60,000 की 15,000 नहीं होंगे? 60,000 कहाँ से आ गया? 15,000 हो गए होंगे। लेकिन 15,000 शेयर जब मेरे पास हो गए तो अब शेयर की वैल्यू भी तो डाइल्यूट हो गई। 180 से कितनी हो गई? 120। अब मेरे पास 15,000 शेयर हैं, कितने की वैल्यू के? 120। क्या ये 18 मिलियन ही, 1.8 मिलियन ही बन रहा है? तो मेरी इन्वेस्टमेंट्स तो बढ़ ही नहीं रही ना। तो इस केस में कोई एंट्री रिकॉर्ड, अगेन क्या होगा, इन्वेस्टर सिर्फ अपने नंबर ऑफ शेयर्स कट करके 10,000 से 15,000 कर देगा। क्या ये समझ आ रहा है सबको या नहीं? सर इससे इसी ने कहा इससे तो शेयर होल्डर का नुकसान है, फायदा नहीं है। क्या इनका जुमला सही है? इसके इन्वेस्टर का कुछ भी नहीं है, ना फायदा ना नुकसान है। पहले भी वो 18 लाख की इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ था, अभी भी उसकी इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए। मैं एक ही डेट पे ये बात कर रहा हूं ना कि एक डेट पे ये था, उस डेट पे ही बोनस इश्यू करके ये पोजीशन होगा। क्या सर शेयर होल्डर इस पे कोई गुस्सा नहीं करता? शेयर होल्डर को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, तो शेयर होल्डर गुस्सा क्यों करेगा? सर इन्होंने बड़ा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया है कि बोनस की वजह से शेयर होल्डर गुस्सा नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों गुस्सा करेगा? उसका तो पहले भी 18 लाख शेयर्स थे, 18 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब भी 18 लाख की इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि अगर एक शेयर होल्डर को कैश डिविडेंड मिल रहा है तो उसको तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर एक शेयर होल्डर को बोनस डिविडेंड मिल रहा है तो उसको तो इफेक्टिवली कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो गुस्सा नहीं करेगा। सर वो गुस्सा नहीं करेगा। क्यों? इस वजह से कि उसको पता है कि कंपनी में कैश देने के लिए पैसा नहीं है, तभी डिविडेंड बोनस की फॉर्म में दी रही। और जब भी कोई कंपनी कैश या बोनस डिविडेंड देती है ना, तो इसके लिए अप्रूवल शेयर होल्डर खुद ही दे रहा होता। ये बात आप लोग अपने कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में आगे पढ़ेंगे कि जब कंपनी के पूरा साल क्लोज होता है ना, तो साल खत्म होने के बाद मैनेजमेंट एक अकाउंट्स बनाती है, फिर उन अकाउंट्स का होता है ऑडिट। उन अकाउंट्स का होता है ऑडिट, जिसमें एक्सटर्नल ऑडिट आके उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं। उसके बाद एक शेयर होल्डर की गेट टुगेदर रखी जाती है, जिसको कमर्शियली नाम दिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। उस एजीएम में शेयर होल्डर खुद डिविडेंड अप्रूव कर रहा होता है कि भाई हमने इतना कमाया, अब इनमें से कितना कैश की फॉर्म में कर लेके जाना चाहते हैं, कितना बोनस की फॉर्म में कर लेके जाते हैं। अगर कंपनी के पास कैश है तो वो अपने आप को कैश डिविडेंड अप्रूव करेंगे ना, लेकिन अगर कंपनी के पास कैश ही नहीं है तो मजबूरी में तो वो कैश की जगह बोनस डिविडेंड घर लेकर जा रहा है। क्या ये समझ आता है? मैं अब मुझे बताएं, अगर मैं शेयर कंसोलिडेशन या शेयर स्प्लिट कर रहा हूं तो इस केस में इन्वेस्टर की एंट्री बनाएगा। अगर मैं शेयर कंसोलिडेशन या शेयर स्प्लिट कर रहा हूं तो इस केस में इन्वेस्टर की एंट्री बनाएगा। सर बनेगी कोई एंट्री? सर कोई एंट्री नहीं बनेगी। सारी चीजें आज की और पिछली 2 क्लासेस में बता रहा हूं, सबका अंडरलाइंग प्रिंसिपल एक ही है ना कि कंपनी के रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब कंपनी के रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आ रहा तो भाई अगर लेट से मेरे पास 10 तोला गोल्ड रखा हुआ है, उसके मैं 2 टुकड़े कर दूं, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई? क्या मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो गई? अब मेरे पास 5-5 तोला के 2 पीस रखे हुए, मेरे पास 2 5-5 तोला के पीस रखे हुए, उसको मैंने पिघला के 1 कर दिया, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई? नहीं, ना मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो शेयर कंसोलिडेशन हो, शेयर स्प्लिट हो, शेयर बोनस इश्यू हो, इस केस में इन्वेस्टर तीनों केसेस में कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं कर, सिर्फ अपने नंबर ऑफ शेयर चेंज कर देता है। और ये आपकी फर्म के इंटरव्यू का कंपल्सरी सवाल है कि आपके फर्म के इंटरव्यू में कंपल्सरी हमेशा पूछता ही है कि बोनस शेयर्स की क्या एंट्री बनती है। इन्वेस्टर बोनस शेयर की एंट्री बनाएगा क्योंकि उसको पता है कि वो इसी तरह के तुक्के लगाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। लेकिन ऐसा नहीं होता, बोनस शेयर्स मिलने की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो रही होती। सर अगर थोड़ा न्यूमेरिकली समझा दें, यहाँ देखो फॉर एग्जांपल की एक कंपनी थी, 18 मिलियन की वैल्यू थी, 1 लाख शेयर थे, एक शेयर 180 का था। लेट से कंपनी ने कंसोलिडेशन की, कंपनी ने शेयर्स की कंसोलिडेशन की, लेट से 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? हर 2 शेयर 1 में कन्वर्ट हो गया, हर 2 शेयर 1 में कंसोलिडेट हो गया। यानी कि ये काम करने के बाद नेट एसेट्स तो 18 मिलियन के रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? लाख का आधा 75 होता है, 50,000 होता है ना।
हर 2 शेयर को हमने 1 शेयर कर दिया, तो 50 शेयर 1000 शेयर हो गए। और अब 1 शेयर की वैल्यू कितनी आएगी? सबको समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत तेज जा रहे हैं? ब्लू टी शर्ट में आपको समझ आ रहा है? सबसे पीछे जो मौलाना साहब बैठे हैं, कितना आ रहा है पर शेयर वैल्यू? 360। जो कंपनी ये शेयर कंसोलिडेशन कर रही है वो क्या एंट्री बनाएगी? क्या नाम था तुम्हारा? शाबान, शामिर। जो कंपनी ये शेयर कंसोलिडेशन कर रही है वो क्या एंट्री बनाएगी? वो कोई एंट्री नहीं बनाएगी। समझ आ रहा है ना आपको? सर मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे पास इस कंपनी के 10,000 शेयर थे, 1,180 रुपए का एक शेयर था, तो मैं कितनी की इन्वेस्टमेंट घर पे लेके बैठा हुआ? 18 लाख रुपए की। कंपनी ने शेयर कंसोलिडेट कर दिए, तो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 से कम होकर कितने हो गए? 5,000। लेकिन अब एक शेयर कितने का है? 360 का। तो अब मेरे 5,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 18 लाख ही है। शेयर कंसोलिडेशन, शेयर स्प्लिट में ना कंपनी ना इन्वेस्टर दोनों को एंट्री नहीं बना। बोनस के केस में बस ये होता है कि जो कंपनी बोनस डिविडेंड दे रही है वो एक तरह से सिर्फ बुकिश एंट्री बना रही है, इक्विटी कम कर रही है, इक्विटी बढ़ा रही है। क्या ये समझ आ रहा है हमें? कॉपी करें सर इन सारी बातों को। ये कोई FR1 के सारी बातें, जब इनसे कंपनी के रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आ रहा तो कंपनी को क्या फायदा होगा बोनस इशू देकर, शेयर कंसोलिडेशन कर कर या शेयर स्प्लिट कर कर? जब कंपनी की रिसोर्सेज में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ना इन्वेस्टी को एंट्री बना रहा है ना इन्वेस्टर को एंट्री बना रहा है, तो कंपनी क्यों बोनस शेयर इशू करेगी? कंपनी क्यों शेयर कंसोलिडेशन या शेयर स्प्लिट करेगी? अपनी शेयर्स को मार्केट में ट्रेडेबल बनाने के लिए। प्रैक्टिकली होता है कि अगर एक कंपनी का शेयर लेट से बढ़ते बढ़ते 8,000 रुपए का हो गया, अब 8,000 रुपए का इतना महंगा शेयर है कि उसको कोई खरीद ही नहीं पा रहा, ट्रेडिंग ही नहीं हो रही, तो कंपनी क्या करेगी? शेयर स्प्लिट कर देगी या बोनस इशू कर देगी। इससे होगा क्या कि उसकी वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी, लोगों की परचेसिंग पावर में वो आ जाए। इसी तरह एक कंपनी का शेयर है वो 8 आने 4 आने पे चल रहा है लॉस की वजह से, अब 8 आने 4 वाली चीज को कोई मुंह ही नहीं लगा रहा, तो कंपनी ने शेयर को कंसोलिडेट किया ताकि उसकी वैल्यू बढ़ जाए। सर एक और सवाल इन्होंने पूछा, किसी ने तो खरीदा हुआ है ना वो शेयर, तो जिस बंदे के पास रखा हुआ है उसके पास रहने दें। हम क्यों चाह रहे हैं, बीइंग अ कंपनी हम क्यों चाह रहे हैं कि हमारी शेयर्स की मार्केट में ट्रेडिंग हो? सर अगर हमारे मैं कंपनी हूं मुर्तजा कायदन लिमिटेड, मेरी कंपनी के शेयर्स हैं और आप लोग उसके शेयर होल्डर हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें ट्रेडिंग करें, आप लोग इसे सेल परचेस करें। क्यों? अगर आप लोग एक दूसरे को शेयर सेल परचेस करोगे तो कंपनी के पास कोई पैसे नहीं आएंगे। खिजर ने शामिर को शेयर्स बेचे या शामिर से शेयर्स खरीदे, वो आपस में एक दूसरे को पैसे ले रहे होंगे, दे रहे होंगे, मुर्तजा कायद लिमिटेड को थोड़ी पैसे देंगे। परफेक्ट सर, इस वजह से फॉर एग्जांपल इसको यूं समझो कि मेरे पास एक मोटर व्हीकल है, लेट्स से मीरा, और एक बंदा कोई ऐसी व्हीकल लेके बैठा हुआ है लेट्स से जिसको लोग ज्यादातर सेल परचेस नहीं करते। कोई एग्जांपल देते ना, वो तो औकात ही नहीं होती ना सेल परचेस में। हबीब गाड़ी है कोई, लियाना। भाई लेट्स से एक गाड़ी है मीरा जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली सेल परचेस हो जाती है, और एक गाड़ी पता नहीं कौन सी है, तो मैंने भी नहीं देखी, हबीब, जिसको किसी को पता ही नहीं है। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे पास जो चीज है वो मार्केट में ज्यादा ट्रेड हो ना, क्योंकि जितना ज्यादा वो ट्रेड होगा उसकी डिमांड एंड सप्लाई की फ्लक्चुएशन से उसकी वैल्यू में इतना चेंज आएगा, और एक चीज ट्रेड ही नहीं हो रही तो उसकी वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं। अब इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ क्रिएट होता है कि अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, अभी थोड़ी लॉजिकल डिस्कशन होने जा रही है और शायद हो सकता है कि इतना अच्छा में समझ ना आए। अगर एक कंपनी है MQ लिमिटेड, आप लोग सारे उसके शेयर होल्डर्स हो, मैं चाहता हूं कि आप सेल करो परचेस करो, एक दूसरे को बार बार ये काम करते रहो, इससे होगा क्या? शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही होगी, जितनी डिमांड सप्लाई, जितना सेल परचेस ट्रांजैक्शन होगी उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। लेकिन अगर खिजर शामिर को शेयर्स बेच रहा है या खरीद रहा है तो कंपनी को तो टके का कैश नहीं आ रहा, कंपनी का तो टके का कैश नहीं जा रहा, तो फिर कंपनी ऐसा क्यों चाह रही है?
अगर तुम लोग सारे शेयर होल्डर हो और तुम लोग सारे मेरे शेयर सेल परचेस करते हो, तो मेरे पास तो कोई कैश आ नहीं रहा, मेरे पास से कोई कैश जा नहीं रहा, आप लोग एक दूसरे को शेयर सेल परचेस कर रहे हो, एक दूसरे को कैश ले रहे हो, दे रहे हो, कंपनी को क्या फर्क पड़ता है इससे? कंपनी को फर्क पड़ेगा इस वजह से कि जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी उतनी ज्यादा शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है और कल को मुझे नए शेयर्स इशू करने हुए तो मैं हायर वैल्यू पे इशू करूंगा ना, तो मैं हायर वैल्यू पे शेयर इशू करूंगा ना। भाई अगर एक प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है और तुम वो मार्केट में बेचना चाहोगे तो वो कम वैल्यू पे बिकेगी, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है और बहुत लोग इंटरेस्टेड है उसको बाय करने में, तो जब मैं नया वो लॉन्च करूंगा तो वो भी मैं हायर वैल्यू पे लॉन्च कर रहा हूँ। और इसका एक और रीजन भी ये है कि अल्टीमेटली एक कंपनी का कंपनी की मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाना। तो अगर तुम लोग सेल परचेस करके शेयर की वैल्यू को आसमान पे पहुंचा देते हो तो अल्टीमेटली कंपनी ने वो पर्पस अचीव कर लिया, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी कोई काम नहीं कर रही, बैठी हुई है, शेयर होल्डर सेल परचेस कर रहा है, डिमांड सप्लाई के प्रिंसिपल की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अल्टीमेटली तो कंपनी को बनाने का ऑब्जेक्टिव अचीव ही हो रहा है ना कि शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो रही है। ये सारी बातें थ्योरेटिकल डिस्कशन है, लेकिन पता होनी चाहिए हम सबको। ऑनलाइन स्टूडेंट ने लिखा है बोनस, सुनिएगा सवाल इनका कि सर बोनस इशू का इन्वेस्टर को ये फायदा होगा कि उसके वोटिंग राइट बढ़ जाएंगे। क्या ये जुमला सही है? उन्होंने कहा है कि बोनस शेयर का ये फायदा होगा कि इन्वेस्टर के वोटिंग राइट बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोनस सबको दिया जाएगा तो सारे शेयर होल्डर के प्रोपोर्शनेट शेयर बढ़ जाएंगे, तो आपकी वोटिंग, भाई लेट से तुम सबके पास मेरा एक एक शेयर है, यानी तुम लोग के पास सबके पास 1-1% राइट है वोट करने का, और अगर मैं तुम सबको एक एक बोनस शेयर दे दूं तो तुम्हारा वोटिंग राइट तो अभी भी 1% ही रहेगा ना। तो बोनस इश्यूज से वोटिंग राइट में कोई चेंज नहीं है। कि अगर कंपनी को रिसोर्सेज बढ़ाने हो तो कंपनी शेयर स्प्लिट करेगी या कंसोलिडेशन करेगी? इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम कंसोलिडेट करो या स्प्लिट करो, इससे तुम्हारी रिसोर्सेज में कोई फर्क नहीं आएगा। यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं, शेयर स्प्लिट का, शेयर कंसोलिडेशन पे कंपनी की रिसोर्सेज पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर रिसोर्सेज बढ़ाने हो तो मैं क्या करूं? नए शेयर्स इशू करूं अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन, कि मैं लोगों को कहूं कि नए शेयर्स खरीद के मुझे पैसा दे तो मेरी बैलेंस शीट पे कैश बढ़ेगा, मेरे एसेट्स बढ़ेंगे ना। बोनस से, स्प्लिट से, कंसोलिडेशन के कंपनी की रिसोर्सेज में कोई फर्क नहीं आएगा। अपने पास फ्रेश पेज पे हेडिंग डालें। हमारी क्लास कितने बजे तक है? अपने पास नेक्स्ट पेज या राइट इशू, अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स इशू करे at a price that is lower than market price, तो ये राइट शेयर कहलाया जाता है। अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करे एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस, तो ये इवेंट आपका राइट शेयर कहलाया जा रहा है, या राइट इशू या राइट शेयर कहलाया जा रहा है। ऐसा क्यों करेगी कंपनी कि अगर एक कंपनी का शेयर है 50 रुपए का तो कंपनी मार्केट वैल्यू से कम में क्यों इशू करेगी? देखें, इसमें एक तो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है कि कंपनी जब भी न्यू शेयर्स इशू करेगी ना, तो कंपनी को पहले ये न्यू शेयर का राइट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कि भाई मैं एमक्यू लिमिटेड हूं, आप लोग सारे मेरे शेयर होल्डर्स हैं। अब लीगली स्पीकिंग मुझे पैसों की जरूरत है। अगर मुझे पैसों की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स या शेयर कैपिटल बढ़ जाए, तो मुझे आप लोगों को ही, आईक्यू को, बच्चों को ही नए शेयर्स देकर उनसे पैसे लेने होंगे। मैं आपकी मर्जी के बगैर, आपको बताए बगैर, आपको ये ऑफर दिए बगैर टीएसए या एआरटीटी के बच्चों को शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकता।
अगर आईक्यू के सारे स्टूडेंट्स मेरी एमक्यू लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं और मुझे अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना है, तो मुझे लीगली मेरे पे ये बाउंडिंग है कि नए शेयर्स इश्यू करने का पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाएगा। यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये मौका दिया जाएगा कि भाई मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप लोग मजीद इन्वेस्टमेंट करके मेरी कंपनी के मजीद शेयर हासिल करें। क्या ये समझ आता है? मैं अब ये काम हम प्रैक्टिकली हमेशा करते हैं एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको मार्केट शेयर पे ही नए शेयर इश्यू करूं तो आप कहोगे मैं मार्केट से जाके ना खरीद लूं। शेयर होल्डर क्यों मोटिवेटेड होगा, शेयर होल्डर क्यों इंटरेस्टेड होगा कंपनी से शेयर खरीदने में? वो उस वक्त होगा जब उसकी राइट प्राइस मार्केट प्राइस से कम रखी जा रही हो। क्या ये समझ आता है? अब एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि कंपनी है एमक्यू लिमिटेड के नाम से, इसके नेट एसेट्स हैं लेट्स से 25 मिलियन के, और इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं लेट्स से 2 लाख। तो आइडियल सिचुएशन में इसकी मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी होनी चाहिए? कंपनी के 25 मिलियन के नेट एसेट्स हैं और 2 लाख शेयर होल्डर्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं। तो आम हालात में आइडियल सिचुएशन में कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस कितनी होनी चाहिए? 25 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 लाख। 125 नहीं होना चाहिए? 125। अच्छा, मैं ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं आइडियली? क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं है। प्रैक्टिकली जो शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है ना, उसमें बहुत सारी मार्केट की इनकंसिस्टेंसीज, डिमांड एंड सप्लाई, आपकी इकोनॉमी के बाकी फैक्टर्स भी इंपैक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर एक शेयर के बैलेंस शीट पे आ रहा है 25 मिलियन और 2 लाख शेयर्स हैं, तो कभी भी उसका शेयर 125 पे ट्रेड नहीं हो रहा होगा। उसका शेयर आइडियली उसका शेयर प्रैक्टिकली 125 से ज्यादा 125 पे कम ट्रेड हो रहा होगा। कभी अफगानिस्तान के अमेरिका के साथ मसले हो रहे हैं तो यहाँ स्टॉक मार्केट बैठ जाएगी। कभी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और ऑयल की प्राइसेस चेंज हो रही है तो यहाँ स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट कर रही होगी। तो बहुत सारी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का मार्केट ट्रेडेबल सिक्योरिटीज की प्राइस में इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं बुकिश बात करूं, मैं आइडियल सिचुएशन में बात करूं, तो अगर नेट एसेट्स 25 मिलियन के हैं और 2 लाख शेयर है, तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 125। क्या ये समझ आता है? अब कंपनी को लेट से पैसा चाहिए था और कंपनी ने कहा भाई पैसा लेने का 2 ही तरीका है, या तो मार्केट से जाके लोन ले, या दूसरा तरीका इक्विटी होल्डर से पैसा मांगे, शेयर होल्डर से पैसा मांगे। तो लेट से कंपनी ने इन 2 लाख लोगों से कहा कि हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं, हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं, लेट से 50,000, हम 50,000 राइट शेयर इशू करेंगे। हमें 50,000 शेयर नहीं इशू करके पैसा चाहिए, और कंपनी ने कहा कि भाई हम ये शेयर इशू करेंगे 125 का। तो कोई शेयर होल्डर इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन ही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं कंपनी से 125 का जाके शेयर खरीदूं, उससे जाके मार्केट से जाके ना खरीद 125 का। तो कंपनी को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा कि राइट के अगेंस्ट जो प्राइस चार्ज करनी पड़ेगी ना, वो मार्केट प्राइस से कम चार्ज करनी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी कहती है कि भाई 125 का शेयर है, हम नया शेयर इशू कर रहे हैं 80 रुपए में, हम नया शेयर इशू कर रहे हैं 80 रुपए में, और सारे के सारे शेयर होल्डर एग्री कर जाते हैं। यानी कि जो हमने 50,000 शेयर इशू करने का सोचा था, सारे शेयर होल्डर मान गए कि मैं 80 रुपए का शेयर खरीद लेता हूं। इससे होगा क्या सर? इससे होगा ये कि कंपनी के नेट एसेट्स में कोई चेंज आएगा? कंपनी के नेट एसेट्स में कोई चेंज आएगा? यस। 25 मिलियन के तो नेट एसेट्स थे। जब ये 50,000 शेयर्स कंपनी में 80 रुपए का मजीद कैश लेकर आएंगे तो कंपनी के नेट एसेट्स बढ़ जाएंगे। 25 मिलियन के कंपनी का बैलेंस शीट पे नेट एसेट आ रहा था, और जब 50,000 लोगों ने कंपनी को 80 रुपए दिए तो कंपनी का इतने से कैश बढ़ जाएगा ना। एंट्री क्या है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये समझ आ रहा है कि कैश बढ़ जाएगा। तो कंपनी के नेट एसेट्स 29 मिलियन हो जाएंगे, और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 2.5 लाख। 2 लाख ऑलरेडी थे, 50,000 राइट शेयर्स आए, तो अब वैल्यू कितनी हो गई, नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 2.5 लाख। और अगर मैं आपसे कहूं कि वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा? 116।
इस 116 को कहा जाता है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, या शॉर्ट फॉर्म में टर्क। इस 116 को नाम दिया जाता है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, कि थ्योरी में राइट इशू के बाद शेयर्स की वैल्यू जो हो जाएगी ना, वो टर्क या थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सर ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्यों नाम दिया गया? क्या ये एक्चुअल प्राइस नहीं होगी? नहीं। क्यों? अगेन एक्चुअल में तो डिमांड की इनकंसिस्टेंसी, डिमांड सप्लाई प्रिंसिपल भी काम कर रहा होगा ना। बुकिश पर्सपेक्टिव से थ्योरेटिकली अगर एक कंपनी के 25 लाख मिलियन के एसेट्स हैं, एक 2 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 125 का है, कंपनी 50,000 नए शेयर इशू करती है 80 रुपए के हिसाब से, तो पर शेयर वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 116। दिस 116 इज कॉल्ड थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। दिस 116 इज कॉल्ड थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या ये समझ आता है? हमें बस लास्ट बात सुनेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास ऑफ कर देंगे। मैं ये कह सकता हूं कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करे 80 की प्राइस पे। कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करे 80 की प्राइस पे। कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करे 80 की प्राइस पे, तो कंपनी के पास टोटल कैश कितना आया? 4 मिलियन। अगर कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू पे ही शेयर इशू करती, अगर कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू पे शेयर इशू करती, मार्केट वैल्यू कितनी है? 125। अगर कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू पे ही शेयर इशू करती और 4 मिलियन का कैश इकट्ठा करती, तो कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने पड़ते? अगर कंपनी को 4 मिलियन का कैश इकट्ठा करना है और कंपनी ने मार्केट वैल्यू पे शेयर इशू करा, अगर तो कितने शेयर्स होने चाहिए थे? 32,000। यानी कि 32,000 शेयर्स अगर 125 के इशू होते तो कंपनी के पास 4 मिलियन आता, लेकिन कंपनी ने 4 मिलियन के बदले में कितने शेयर्स इशू करें? 50,000। तो मैं ये कह सकता हूं कि 18,000 फ्री में दिए। मैं यही कहूंगा ना कि भाई अगर कंपनी ने 50,000 शेयर्स 80 रुपए के इशू करके 4 मिलियन इकट्ठा किए, अगर कंपनी को 4 मिलियन इकट्ठा करने हैं और वो मार्केट प्राइस पे कर दी, तो कंपनी को कितने शेयर इशू करने पड़ते हैं? 32,000। लेकिन कंपनी ने इशू कितने किए? 50,000। तो कंपनी ने कुछ शेयर्स एक तरह से फ्री में दिए ना, वो कितना है सर? यानी कि इस 50,000 का ब्रेकअप क्या है कि 32,000 का शेयर चेंज हो रहा है विद द चेंज इन रिसोर्सेस, और 18,000 का शेयर चेंज हो रहा है विदाउट चेंज इन रिसोर्सेस। क्या ये बात समझ आती है? हमें ये कॉपी करो। इन चीजों में कोई सवाल है तो पूछो। अब इसको ईपीएस में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि राइट शेयर्स क्या होता है। अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करे एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड राइट शेयर्स। अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू कर रही है एट अ प्राइस दैट इज बिलो द मार्केट प्राइस, तो ये तुम्हारे लिए राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा। अब कंपनी के लिए एज पर द कंपनीज लॉज रिक्वायरमेंट जरूरी है कि जब भी कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये राइट दिया जाए, इसीलिए इनका नाम भी राइट शेयर्स होता है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये राइट देती है कि वो कंपनी के नए शेयर खरीद सकते हैं, इस वजह से हम राइट शेयर का भी नाम देते हैं। सर हमने एक एग्जांपल ड्रॉ की कि कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट में नेट एसेट्स आ रहे हैं 25 मिलियन के, नंबर ऑफ शेयर है 2 लाख की, और पर शेयर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है 125। कंपनी ने इन 2 लाख शेयर होल्डर्स को 50,000 नए शेयर्स की लालच दी 80 रुपए में, और सारे के सारे शेयर होल्डर मान गए। तो इस राइट शेयर से होगा क्या कि कंपनी की बैलेंस शीट में जो 25 मिलियन के नेट एसेट्स थे, ये 25 से बढ़कर 29 मिलियन हो जाएंगे, क्योंकि 4 मिलियन कंपनी की जिंदगी में नया आएगा। लेकिन 2 लाख शेयर्स भी 50,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो जाएगा, 2 लाख शेयर्स भी 50,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो जाएगा। तो अब पर शेयर वैल्यू कितनी होगी? 116। इस 116 को हमने एक नाम दिया, दैट इज थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, कि राइट इशू होने के फौरन बाद जो एज पर द थ्योरी कंपनी के शेयर की प्राइस होनी चाहिए, दिस इज थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। फिर मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया, मैंने कहा कंपनी ने 50,000 शेयर 80 रुपए में इशू करके 4 मिलियन इकट्ठा किया। अगर कंपनी ये 4 मिलियन इकट्ठा करती पूरी मार्केट प्राइस में शेयर इशू करके, तो कंपनी को कितने शेयर इशू करने पड़ते?
सर 4 मिलियन पैसा इकट्ठा कर दिए, 125 रुपए का मार्केट प्राइस है, तो कंपनी को 32,000 शेयर इशू करने पड़ते, लेकिन कंपनी ने राइट में कितने शेयर इशू करे? 50,000। तो इसका मतलब है कि 50 और 32 का जो डिफरेंशियल है, ये वो शेयर है जो कंपनी ने एक तरह से आप लोगों को फ्री में दिया है। सर अगर शेयर होल्डर्स मानते नहीं सारे शेयर लेने के लिए, तो वो पब्लिक को ऑफर करती है, तो पब्लिक को तो मार्केट से लेते ना, उनको सस्ता नहीं मिलेगा। उनको भी सस्ता ही मतलब उनको भी सस्ता ही दिया जा रहा होगा। इतनी प्राइस